हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट में मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा यानी कि ह्यूमन लर्निंग, कॉग्निशन एंड स्कूलिंग वाली जो बुक आपने ली है उसके अंदर से हम लास्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि बाकी की मैं वीडियोज़ बनाकर जो है पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जो यूनिट नंबर आपकी थर्ड है, तो यूनिट नंबर थर्ड में से आपका एक लास्ट लेसन है जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी। ठीक है, मुद्दे, चुनौती और संभावनाएं। तो ये लेसन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जो है सीटेट के एग्ज़ाम्स में और बीएड के एग्ज़ाम में भी आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। इसलिए आप अपनी ग्रेजुएशन में इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा, क्योंकि आगे जाकर आपको सीटेट के क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे और वहीं बीएड के अंदर भी आपको जो है इसमें से स्पेशल क्वेश्चंस बनकर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो हमारा जो लेसन रहेगा वो यूनिट नंबर थर्ड से रहेगा, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, मुद्दे, चुनौती और संभावनाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, देरी ना करते हुए। हाँ जी, तो ये आपका जो है लेसन आपकी डिस्प्ले पर बिल्कुल मौजूद है। लेसन नंबर थर्ड, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी। ठीक है ना। तो स्पेशल जो नीड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, तो उनकी क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या चुनौतियां हैं, उनकी क्या संभावनाएं हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है आपको और बहुत अच्छे सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को भी मिलेगी। तो इसलिए हमको जो है इस लेसन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इसके परिचय की। तो देखो, आप जब भी ये शब्द सुनते हैं, कोई भी जब व्यक्ति आपके सामने ये बात बोले कि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, है ना, तो उस समय सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में पहला विचार क्या आता है? उन बच्चों का आता है जो किसी ना किसी विकलांगता की स्थिति में है और वे इससे बाहर जो है नहीं आ सकते, है ना। कि कोई भी ऐसा बच्चा जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है ना, वाक बाधित है कि वो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता या देख नहीं पाता, तो ऐसे बच्चों को जो है विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे इनको कहते हैं। पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो है प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अर्थ होता है कि जिन बच्चों को स्पेशल अटेंशन है। सपोज जैसे कोई एक बच्चा है आपकी क्लास में जिसका आईक्यू जो है 100 है, ठीक है। एक बच्चा है जिसका आईक्यू जो है 90 है और एक बच्चा है जिसका आईक्यू जो है 110 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अब 3 प्रकार के बच्चे हो गए। 100 वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट जो 100 से नीचे है उसको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो गया। और जो 100 से ऊपर है वो भी बहुत तेज़ गति से सीखेगा, तो इसलिए वो जो सामान्य बालकों के साथ में जो है अपनी सीखने की गति को स्लो नहीं करना चाहता है, तो उसको भी विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं। आगे चलते हैं जब यहाँ पर हम, तो ये उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रोहित नाम का एक लड़का है। वो विद्यार्थी अपने शिक्षकों के लिए चुनौती है, इसलिए नहीं कि वह कुछ करता है, परंतु इसलिए क्योंकि वह कुछ कार्य नहीं कर सकता। असल में रोहित की दृष्टि दोष है, यानी कि उसको विज़न प्रॉब्लम है और उसे कई चीज़ों के लिए विशेष मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो पहला हो गया बच्चा, है ना। तो शिक्षकों को रोहित की क्षमता और उसकी दृष्टि दोष के अनुसार उसके लिए परियोजना कार्य तैयार करने पड़ते हैं। अब उदाहरण के लिए अनु आज स्कूल पहुंचकर बहुत ही उत्साहित थी, क्योंकि आज उसकी हिंदी विषय की मौखिक परीक्षा थी। शिक्षक ने उसे मौखिक परीक्षा के लिए कविता याद करने को दिया था। शिक्षक छात्रों के कविता प्रस्तुतिकरण व उनके भाव अभिव्यक्ति के आधार पर उनका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करने वाले थे। पर आज जब अनु की बारी आई तब उसके शिक्षक ने उसका लिखित मूल्यांकन किया। अब अनु जो है वाकबाधित है, यानी कि वो बोल नहीं पाती है, तो वह शैक्षणिक तौर पर तो कक्षा में सम्मिलित थी, परंतु उसका मूल्यांकन करने हेतु अन्य क्रियाएं प्रयोगों में लाई जाती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है दिखाई गई 2 एग्जाम्पल्स दिए हमने, ठीक है। तो उसमें क्या दिखा गया 2 एग्जाम्पल्स के अंदर कि जो स्पेशल नीड यानी कि जिन बच्चों को ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उनको हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों के रूप श्रेणी में डालते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो आपका RPWD जो 2016 के अंदर जो एक्ट आया था, इसमें दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ है उस व्यक्ति से जो काफ़ी समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदिक आधार यानी कि सेंसरी इम्पेयर्ड हो और उसे पारंपरिक संपर्क करने में व समाज में अन्य लोगों के समान अपनी पूर्ण प्रभावशाली प्रतिभागिता देने में बाधा का सामना करना पड़ता है। तो ये एक्ट जो है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आया था। तो आगे चलते हैं हम लोग, ज़रा ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तो एक्ट दिए गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक विकास। तो देखो, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं इनके प्रवचन में वैचारिक विकास में मुख्य धारा में उनके समावेशन में बड़ा बदलाव आया है। समावेशन के अंदर बड़ा बदलाव आया और यह एक जो है पुनर्जागरण आंदोलन था जिसने विकलांग लोगों की क्षमताओं में विश्वास की स्थापना की और विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए प्रयास भी किया है। तो जो ऐतिहासिक विकास की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक विकास के अंदर बताया गया है
कि जो जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है पुनर्जागरण आंदोलन था और विकलांग लोगों की क्षमता में विश्वास की स्थापना की और विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इन जैसे सभी बच्चों के लिए अलगाव दृष्टिकोण यानी कि सेग्रेशन अप्रोच पहला आशावादी कदम था, जहां पर CWSN के जितने भी अलग सेटअप या विशेष स्कूल का निर्माण करना था। यानी कि विशिष्ट स्कूल जो है, वो विशेष स्कूल क्या होता है, जहाँ पर देखो इसके भी ना अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं आपके। जब आप बीएड में जाओगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से खोलकर इसे पढ़ोगे। एक होता है समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय का मतलब क्या है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है। अब इसकी दो धाराएं होती हैं, एक होती है आपकी मेन स्ट्रीमिंग यानी कि मुख्य धारा, दूसरी होती है पूर्ण समावेशन। अब मुख्य धारा में क्या होता है कि जो बच्चा अगर ज़्यादा हैंडीकैप नहीं है या फिर ज़्यादा जो है दिव्यांग स्थिति में नहीं है और वो जो है सामान्य बालकों को थोड़ा बहुत कम्पीट कर सकता है, यानी कि उनके बराबर थोड़ी बहुत स्थिति को वो मैनेज कर सकता है, तो उस बच्चे को जो है मुख्य धारा वाले स्कूलों के अंदर बिठाया जाएगा। और वहीं जो पूर्ण समावेश है उसके अंदर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होगी और उसको जो है बिना किसी टेस्ट के उस बच्चे को उन सबके साथ में बिठा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनका वर्गीकरण देखो। तो चिल्ड्रन विद द सेंसरी डिसेबिलिटी, अब जो संवेदनीय क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं ना, क्षमता वाले, वो कौन कौन से हैं, जिनका शारीरिक रूप से विकलांग हो, जैसे उनकी आंखें या ना उनको सुनने की दिक्कत, भाषा का विकार यानी कि वो बोल नहीं पाते हैं, मस्तिष्क यानी कि है ना, तो ये सारी चीज़ें। उसके अंदर जो बौद्धिक रूप से आते हैं, जैसे कि धीमी गति से सीखने वाले यानी कि स्लो लर्नर जिसे कहते हैं ना, और कुछ ऐसे बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं यानी कि मानसिक रूप से भी विकलांग होते हैं। उसके बाद में दिव्यांग यानी कि जो बिल्कुल ही जैसे लिखने के अंदर या गणना करने में है ना, बोलने में, इन सब चीज़ों के अंदर वो ठीक नहीं होते हैं, वो बच्चे आते हैं। फिर आते हैं प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चे, चिल्ड्रन विद द गिफ्टनेस एंड द क्रिएटिविटी। तो ये सारी की सारी स्थिति हमारे इसमें वर्गीकरण में दिया गया है। अब जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या बनता है, वो यही क्वेश्चन है कि जितने भी स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके मुद्दे और चुनौती क्या हैं। तो सबसे पहला मुद्दा देखो, बताया गया है कि जो समावेशन समायोजन नहीं बल्कि अनुकूलन है। जो इंक्लूज़न है ना, वो अकोमोडेशन नहीं है बल्कि वो अडेप्शन है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्कूल हैं वो समावेशी व्यवस्था लागू करते हैं, लेकिन समावेशन का अर्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में समायोजित करना नहीं है। देखो, बच्चों को उनकी सीखने की ज़रूरत और क्षमताओं के अनुसार ढालने व उनकी कक्षा और स्कूल के प्रथाओं में आवश्यकता आधारित संशोधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, आप सिंपल सी बात है, अगर भाई सारे सामान्य बालक हैं, उसके अंदर आप जो है किसी एक जो है ब्लाइंड स्टूडेंट को बिठा दो, तो सिंपल सी बात है वो उन बच्चों को कहाँ से कम्पीट करेगा और ना ही वो कुछ सीख पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ बदलाव, कुछ यानी कि पूर्ण समावेशन संभव नहीं है। पूर्ण समावेशन जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरा, इसमें विद्यालय और बुनियादी ढांचा यानी कि स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्कूल के बुनियादी ढांचे बाधा मुक्त नहीं है और दुर्गम है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है कि जो बच्चे हैं उनको जो बताया गया है कि भाई उनके लिए जो स्कूल जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे होने चाहिए, उस पे ग्राउंड फ्लोर पे होने चाहिए। व्हील चेयर यहाँ पर जो है उसकी स्थापना वो होनी चाहिए। वहाँ पे जो है ऊंचे डेस्क की आवश्यकता होनी चाहिए। बच्चों को पानी के लिए जो है टंकी उनके बिल्कुल बराबर आनी चाहिए ना, तो ये सब चीज़ें। फिर आता है रिसोर्सेज रूम्स एंड रिसोर्सेज पर्सन। तो विद्यालय के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि भाई ब्रेल, टेबल फ्रेम, मैथ किट, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए और अच्छे शिक्षक होने चाहिए जो कि स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षक जो हैं होते हैं वो होने चाहिए, है ना। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर होनी चाहिए कि भाई कक्षा का माहौल जो है बहुत अच्छा बना हो और कक्षा को पूर्ण तरीके से व्यवस्थित किया हो। दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता करना, यहाँ पर इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मौजूद है। फिर उसके बाद में बताया गया बच्चे जो है अक्षम बच्चों को जो है नाम व्यक्त ना करना, यानी कि उनको सिर्फ उनके नाम से नहीं बुलाना कि भाई ओए अंधे, बहरे, गूंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है ना। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि शिक्षार्थियों के अधिगम की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब उनकी जो पूर्ति के मतलब क्या है कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षार्थियों के साथ साथ उन शिक्षार्थियों के सीखने की ज़रूरतों का भी हिसाब रखना होगा जो कक्षा अधिगम और सीखने के लिए विभिन्न कारणों से संघर्ष करते रहते हैं ना। उसके बाद में शिक्षण की कोई भी सामान्य पद्धति ना होना, तो नो यूनिफॉर्म मेथड है। इसमें बताया गया है कि एक कक्षा में शिक्षण अधिगम की कोई भी एक समान मानक पद्धति नहीं पाई जा सकती। शिक्षार्थियों को अनेक क्षमताओं के अनुरूप पूर्ति करना होता है, जिसके लिए शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के विशिष्ट सीखने की ज़रूरतों को पहचानना पड़ता है। और आपको पता होगा कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक
बच्चे के जीवन में जो उसकी विशिष्ट शक्तियों को, यानी कि वो उसके आईक्यू लेवल को और उसकी चीज़ों को समझ सकता है और समाज के सामने लेकर आ सकता है। फिर उसके बाद में जो है मॉडिफाइड करिकुलम, यानी कि संशोधन पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। अभी भी कुछ ऐसे छात्र रह जाते हैं जिनके सीखने की ज़रूरत जो है पहुँच से बाहर या अनुचित है, और वे आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम और वैकल्पिक पाठ्यक्रम लक्ष्य और उसकी उपलब्धियों के अनुकूल में लाभान्वित हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि परामर्शदाता माता पिता के सहयोग कम करने की आवश्यकता यहाँ पर है, उनके काम करने की आवश्यकता यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद में आता है आपका इसके अंदर कि जो शिक्षक है वो विशेष शिक्षक अभिभावक के माध्यम से जो है कार्रवाई करवाए, यानी कि टीम वर्क करवाए, है ना। इससे भी बच्चा जो है धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगा। लैक ऑफ एटिकेट स्टाफ, यानी कि बताया गया है कि जो एटिक्यूट स्टाफ सॉरी कि जो पर्याप्त कर्मचारियों की कमी, जो वहाँ पे कर्मचारी, देखो स्कूल के अंदर भाई एक टीचिंग स्टाफ के अंदर जो है वहाँ पर एक जो है वॉचमैन भी होना चाहिए, एक डॉक्टर भी होना चाहिए, सब होने चाहिए वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसमें भाई स्पेशल नीड है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए ना। समझदारी का अभाव, नो सेंसिटाइजेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति व्यवहार और उन्हें समझने की क्षमता और कौशल में कमी है। क्योंकि देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझने के लिए ना उनके लिए भी विशेष जो है टीचर वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर जो है बताया गया प्रोफाइलिंग असेसमेंट एंड प्रोसेस, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल को पूरा प्रलिखित यानी कि डॉक्यूमेंटेड और उसको जो है मेंटेन करना होगा, है ना, जिससे कि बच्चों के संदर्भ में शिक्षक माता पिता के बीच में निरंतर संपर्क करते रहें और वो उसकी चीज़ों को अपडेट भी करते रहें, है ना। तो उसकी जो संभावनाएं हैं, अब देखो यहाँ पर संभावनाएं बताई गई हैं, तो 3 लेवल यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला था मैक्रो लेवल, जिसमें आएंगी बड़ा स्तर, दूसरा है हमारा था मेसो लेवल, फिर जो मध्य स्तर, और तीसरा आता है आपका माइक्रो। इसमें क्या बोला गया है कि जो CWS के समावेशन के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम है कि जितनी भी सरकारी नीति हैं उसमें बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, पहला। दूसरा है कि नीतिगत पहल को फलदायी बनाने के और बदलाव के लिए उसमें जो है राज्य, जिला, समुदाय स्तर, इन सब पे प्रयास करने होंगे, और समावेशन को अभ्यास और वास्तविकता में लाने के लिए समावेशी प्रथाओं को संस्थानों में, पाठ्यक्रमों और शिक्षा शास्त्रों में शामिल किया जाएगा। तीसरा है परिवर्तन जो है विद्यालय स्तर पर है, यह स्कूल व कक्षा के समावेशी माहौल बनाने पर भी जोर देता है। तो यहाँ तक आपको तीनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी अच्छी तरीके से ना। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है फिर देखने हैं आपको आगे चलकर थोड़ा सा ये जो आपका जो इसमें निष्कर्ष दिया गया, देखो इसमें बताया गया है कि जो CWSN की जो अवधारणा है एक लगातार विकसित होती अवधारणा है, जो न केवल CWN विकलांगता को शामिल करती है, लेकिन ये RPWD अधिनियम 2016 के तहत कवर की गई अन्य विकलांगता श्रेणियों को भी शामिल करती है। कहने का मतलब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनको जो है सामान्य बालक से ज़्यादा जो है विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, और बाकी की सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जब आप बीएड करेंगे। तो बीएड में अगर आपके पास में सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष स्कूल, समावेशी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से एक सब्जेक्ट आपका होगा जिसमें आप सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।